चुनावी राज्यों को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर वार। कहा बीजेपी तरह तरह के अपना रही हथकंडे, लेकिन षड्यंत्र में नहीं होंगे कामयाब। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की तारीफ। बोले भारत में जो कुछ हो रहा उस पर क्यों नहीं बोलता अमेरिका। हमले पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। कहा मुझ पर हमले के लिए सरकार जिम्मेदार, हमारा विरोध सरकार की नीतियों के खिलाफ। देश भर में कोरोना की रफ्तार हुई तेज। पिछले 24 घंटे में 89,129 नए मामले, 714 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ में मरीजों में हुआ इजाफा। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साता बत्रा। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। মানুষের আবেগকে আটকে রাখা যাবে না। এই মানুষের এই আবেগকে কোনোভাবেই আটকে রাখা যাবে না। আজ প্রমাণিত হাজার হাজার মানুষ আজ ইউনিভার্সিটির বুকে যোগীজিকে আহ্বান করার জন্য, যোগীজিকে সম্মান জানানোর জন্য বলুন আমার সাথে জয় শ্রী রাম, জয় জয় শ্রী রাম। রাস্তাকে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলুন, রাস্তাকে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলুন। মানুষের আবেগ আটকে রাখা যাবে না, আটকে রাখা যাবে না। এই আবেগ বাদ ভাঙলে আর তৃণমূল নয়, এবার ভারতীয় জনতা পার্টি আর অন্যায় অভিযান নয়, এবার রাম রাজ্য সকলের সুশাসনের জন্য, সকলের মঙ্গলের জন্য রাম রাজ্য, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের ভালোর জন্য, মঙ্গলের জন্য রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আজ নির্বিঘ্নে পদার্পণ করেছেন যোগী आदित्यनाथ जी। आज मानव चलिए आपको बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। बता दें देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पिछले 24 घंटे में 89,129 नए मामले सामने आए। इस वक्त की अहम जानकारी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में बड़ी खबर सामने आई है कि 714 मरीजों की मौत हो गई है। तो यहाँ कोरोना के मामले हर दिन अपना नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ में मरीजों में इजाफा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, देश में 24 घंटों में 89,129 नए मामले सामने आए। तो लगातार कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में इतने ज्यादा आंकड़े आना बेहद ही चिंता का विषय है। 24 घंटों में 89,129 नए मामले सामने आए और इसी के साथ 714 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें कि कोरोना के मामले हर दिन अपना नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। दिल्ली में दोबारा से कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में ताजा मामला सेंट स्टीफन कॉलेज का है, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज के 13 छात्र और 2 स्टाफ मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसी के बाद कॉलेज की सभी गतिविधियों को बंद कर दिया गया है। जब तक कि कॉलेज प्रशासन का अगला आदेश नहीं आता तब तक ये आदेश जारी रहेगा। तो यहाँ सूत्रों के मुताबिक सेंट स्टीफन कॉलेज के छात्रों का एक समूह, जिसमें कुछ हॉस्टलर्स भी शामिल थे, जो हॉस्टलर्स के साथ लौटने पर उनमें से कुछ छात्रों में कोरोना पाया गया। बता दें कि देश भर में दोबारा से कोरोना मामले अपने पीक की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कोरोना मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने चिंता जाहिर की है
और यहाँ कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने शुक्रवार के दिन कोरोना महामारी को लेकर एक बैठक बुलाई और इस बैठक में देश के 11 प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लिया गया और कोरोना को लेकर बढ़ रही लापरवाही पर चिंता जाहिर की। तो यहाँ 11 राज्य महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर 3 अप्रैल से पुणे में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा और ऐसे में अगले शुक्रवार को स्थिति की समीक्षा की जाएगी। तो यहाँ आपको बड़ी जानकारी दे दें कि शुक्रवार को यह जानकारी पुणे मंडल के आयुक्त सौरभ राव ने दी। वहीं अगले दिन 7 दिन पुणे जिलों में सभी बार, होटल, धार्मिक स्थान और रेस्टोरेंट सब 7 अप्रैल से बंद रहेंगे। हालांकि घरेलू सामान की होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ शुक्रवार सुबह उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक के बाद यह कड़ा फैसला लिया गया। उधर असम में बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में ईवीएम मिलने से सियासी घमासान मचा हुआ है और ऐसे में कांग्रेस लगातार बीजेपी पर ईवीएम के जरिए चुनाव जीतने का आरोप लगा रही है। तो यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता रजीत रंजन ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। इतना गंभीर मामला है कि एक कैंडिडेट की गाड़ी में ईवीएम मशीन मिल रही है, जिसके साथ कर्मचारी भी लापता है और वो विधायक कैंडिडेट भी लापता है। और वो कौन सी पार्टी का विधायक कैंडिडेट था? भाजपा, जो सेंट्रल में राज कर रहे हैं। वो कैसी पार्टी है कि हर बार आप हर चुनाव में, प्रदेश के हो, सेंट्रल के हो, बार बार ये बातें आ रही हैं, बार बार ऐसे आईएएस सामने आ रहे हैं कि भाई ईवीएम से खिलवाड़ हो रहा है, ईवीएम से खिलवाड़ हो रहा है। वहाँ के जो सीएम रह चुके सोनोवाल जी हैं, उनसे पूछा जा रहा है तो वो एक बात को खत्म कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार आ रही है। उनसे प्रश्न किया जा रहा है कि भाई ईवीएम जो मिला है उस पे आप क्या कहेंगे, तो आप बोल रहे हैं भाजपा की सरकार आ रही है। तो क्या सोनोवाल जी ये बताना चाह रहे हैं चूंकि चुनाव आयोग और बीजेपी की गाड़ी में ईवीएम का मिलना और चुनाव आयोग का बिल्कुल नरम रवैया क्या इस बात को दर्शाता है कि ईवीएम के कारण ही आप चुनाव। उधर पश्चिम बंगाल में तीसरे फेज की वोटिंग से पहले शनिवार को जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हुगली जिले में होंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि दोनों की रैलियां अलग अलग समय और अलग अलग जगह पर होगी। एक तरफ ममता बनर्जी दोपहर 1:30 बजे तारकेश्वर विधानसभा में रैली करेंगी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी 2:45 पर हरिपाल विधानसभा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। हालांकि दोनों ही नेताओं का फोकस तारकेश्वर पर होगा, जो कोलकाता शहर से 63 किलोमीटर दूर एक हिंदू तीर्थ शहर है। तो यहाँ आपको बता दें कि तारकेश्वर में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी और बीजेपी ने यहाँ से पत्रकार से नेता बने स्वपन दास गुप्ता उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में टीएमसी की तरफ से रामेंदु सिंगा रॉय मैदान में है। और आपको ये भी बता दें कि तारकेश्वर शिव मंदिर के लिए फेमस है और जिसे बाबा तारकनाथ के नाम से जाना जाता है और यहाँ साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। और इस मंदिर का निर्माण 1729 में किया गया था और ये मंदिर इस शहर का सबसे बड़ा आकर्षण है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बार फिर भरोसा जताया कि पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी सरकार बन रही है। साथ ही उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस पर तंज भी कसा। जेपी नड्डा ने कहा कि ममता बनर्जी दूसरे सीट से लड़ने का मन बना रही है और ये जानकारी ममता ने लोगों को दी। तो यहाँ जेपी नड्डा ने कहा कि ये ममता बनर्जी की रणनीति है, वह जानती है, लेकिन हमारे पास जानकारी है कि वह किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का सोच रही है। उनके लोगों में हमें बताया गया कि उनके घर के लोग ही बता रहे हैं कि इसकी गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन यह तय है कि वह नंदीग्राम में हार जाएंगे। इससे पहले उन्होंने 2 चरणों की वोटिंग पर नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार चौंकाने वाले आएंगे। तो यहाँ ममता जी के राज की छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। पहले 2 चरण में ये साफ हो गया कि टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है। तो यहाँ नंदीग्राम में भी बीजेपी की जीत निश्चित है। तो यहाँ असम में बीजेपी एनडीए को समर्थन देने का मन बना लिया है। तो यहाँ आपको बता दें कि चरण 1 और 2 में लोगों ने एक तरफा निर्णय लिया है। चरण 3 के लिए भी उनका निर्णय स्पष्ट है। मुझे अपनी रैलियों में भीड़ भाड़ दिख रही है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि पूरे असम में बीजेपी एनडीए को वोट देने का फैसला किया है
और हम यह सरकार बनाएंगे। और इस बीच ये भी कहा गया कि कांग्रेस पर हमला करते हुए नड्डा ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कहा था कि हम किसानों का ऋण 7 दिनों में माफ कर देंगे और नहीं तो मुख्यमंत्री जाएगा। तो यहाँ एक मुख्यमंत्री को तो जनता से ही हटा दिया, बाकी मुख्यमंत्री को आप कब हटाने वाले हैं? झूठ की पुलिंदा का नाम कांग्रेस पार्टी है। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ। 4 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 72,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ पंजाब सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने यूपी में हो रही दुर्घटनाओं पर कहा कि पीएम मोदी का ध्यान अपने राज्य में नहीं है बल्कि दूसरे राज्य में है। इसी के साथ उन्होंने कोरोना को लेकर लॉकडाउन के ऊपर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था पहले ही खराब है, लॉकडाउन से और ज्यादा हो जाएगी। पहले लॉकडाउन से बीते मार्च के महीने से मैंने एक बात कही है, लॉकडाउन एक कुशन है, लॉकडाउन वायरस को नहीं रोकता। लॉकडाउन एक कुशन है कि बाकी तैयारियां करने की। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री चूंकि वो निर्णय लेने वाले हैं तो उनको पता है कि उनके पास हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, ICU बेड्स की क्या स्थिति है, वैक्सीनेशन ड्राइव किस मुकाम पे है। मैं समझता हूं कि उस नजरिए से इसको देखना चाहिए। और लॉकडाउन अगर करना पड़े उस तरह का स्ट्रिक्ट, तो मैं समझता हूं कि एक तरफ कोरोना संक्रमण, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था आपकी वैसे ही लहूलुहान है, न जाने कहां जाएगी। ये बहुत ही चिंता का विषय। ये पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में। किसी भी दिन का अखबार खोलिए, किसी भी दिन का अखबार, पहले पन्ने पर मुख्यमंत्री का इश्तेहार और अंदर में इस तरह की दर्दनाक, रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें। और मुख्यमंत्री कहां है? मुख्यमंत्री केरल, तमिलनाडु में उत्तर प्रदेश मॉडल ऑफ गवर्नेंस बता रहे हैं, आईना नहीं रखते। मतलब केरल जाकर आप कह रहे हैं यूपी मॉडल। भैया केरल का दुर्भाग्य होगा अगर आपका वाला मॉडल वहां लागू हो गया। अभी तो पहले अपने राज्य की अवस्थिति सुधारिए। और मैं तो बार बार मानता हूं बीजेपी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला था पिछले चुनाव, लेकिन ये मैंडेट मैं समझता हूं इनके लिए नहीं था। इन्होंने थोप करके मैंडेट के ऊपर यूपी का बहुत बड़ा नुकसान किया। उधर दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिमी बंगाल में चल रही विधानसभा चुनाव के बीच एक बार फिर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बनारस में मोदी जी को चुनौती देना ममता दीदी और उनके कुनबे के बस की बात नहीं है। तो यहाँ समगोत्री होने के नाते एक बार मेरे खिलाफ कोशिश कीजिए। तो यहाँ उन्होंने बोला कि दीदी अगर आप में हिम्मत है तो घोषित करें कि आप नंदीग्राम में चुनाव हारने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो यहाँ बेगूसराय के बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के ट्वीट के जवाब में ये बात कही। तो उन्होंने कहा कि महुआ ने गुरुवार को अपने ट्वीट में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी के दूसरी सीट से चुनाव लड़ने को लेकर टिप्पणी की। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर वो दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ेंगी, वो जगह और कोई नहीं, वाराणसी होगी और आप वहाँ मुकाबले की तैयारियां करिए। और इससे पहले उन्होंने कहा कि चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने अपने गोत्र का जिक्र करते हुए बताया था कि उनका गोत्र शांडिल्य है। तो यहाँ नंदीग्राम में जनसभा को संबोधित करते उन्होंने कहा कि मैं मंदिर गई थी, पुरोहित ने पूछा कि मेरा गोत्र क्या है। मुझे याद आया कि तिरुपोश्री मंदिर में अपना गोत्र माँ माटी मानुष बताया था, लेकिन आज जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि पर्सनली गोत्र शांडिल्य है, लेकिन मैं समझाती हूँ कि मेरा गोत्र माँ माटी मानुष है। यूपी में बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस नेता अशोक सिंह ने यूपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी सरकार बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने में फेल हो रही है। उधर असम के करीमगंज जिले में एक गाड़ी से ईवीएम मिलने के मामला अब गर्माता जा रहा है और ऐसे में उसको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का मनोबल जिस तरीके से 4 साल में बढ़ा,
चाहे उन्नाव की घटना देख लीजिए, हाथरस की घटना देख लीजिएगा, मेरठ की घटना मुझे लगता है जघन्य अपराध है, मगर सवाल सरकार के इकबाल पर उठता है, पुलिस के इकबाल पर उठता है। आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्यों नहीं लोगों के साथ न्याय हो पा रहा है, शुरुआत में FIR नहीं लिखी जा रही, तो कहीं ना कहीं सरकार का फेल्यूर है। और जिस परिवार के साथ घटना हुई है, कांग्रेस पार्टी की संवेदना है, मगर सरकार को तत्काल कार्रवाई करके मुआवजा देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। सर खाता न बहे जो भाजपा कहे वही सही, है पुरानी कहावत है। दाल में कहीं काली नजर आती है। आखिर भाजपा की गाड़ियों में EVM क्यों मिलती है? चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव में इस तरह की घटना हो, चाहे राजस्थान के चुनाव में इस तरह की घटना हो, पश्चिम बंगाल में तो साक्ष्य मिले हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को संज्ञान में लेकर इस तरह की घटना न हो, चूँकि चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव आयोग की बड़ी जिम्मेदारी होती है, लोकतंत्र में चुनाव आयोग से बड़ी उम्मीद करता है आम जनता। तो इस तरह की जो मैसेज जाएंगे तो आम जनता में चुनाव आयोग की छवि धूमिल होती है। उधर दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र के नारायणपुर के बीजेपी के सेक्टर प्रभारी ब्रिजेश सिंह की बाइक सवार बदमाशों ने शुक्रवार की रात गांव के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। और इसी कड़ी में गोरखपुर में घटित घटना को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लालू ने निंदनीय बताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। दर्शक बनी हुई है, जिस तरह की घटना वहां घटित हुई है निंदनीय है। महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। गोरखपुर शहर जो मुख्यमंत्री का शहर है वो सुरक्षित नहीं है। दोहरे हत्याकांड, पूर्वांचल में बनारस से सटे 2 जनपद मिलाकर 3 दिन में 9 से अधिक हत्या, मेरठ में गैंगरेप की घटना, बुलंदशहर में महिलाओं के साथ घटना। और जिस तरह एक पति के सामने पत्नी। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए ANB न्यूज के साथ। पंजाब ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 71,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात महाकुंभ के शाही स्नान की करेंगे, जहां महाकुंभ के शाही स्नान पर यात्रियों को पार्किंग से घाटों तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए 12 अप्रैल और 14 अप्रैल को 700 बसों की शटल सेवा का संचालन किया जाएगा। तो यहां जानकारी दे दें कि बसों का संचालन मेला पुलिस करेगी और इस बार यात्रियों को स्नान करने के लिए ज्यादा दूर तक पैदल नहीं चलना पड़ेगा। और इसी के साथ महाकुंभ मेला के दौरान शाही स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हो जाती है और ऐसे में सड़कों पर यात्रियों का दबाव बढ़ जाने पर ऑटो और ई-रिक्शा का संचालन भी बंद कर दिया जाता है और इससे यात्रियों को घाटों तक पहुंचने में कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। तो यहाँ आपको बता दें कि महाशिवरात्रि पर्व पर भी शटल सेवा की 100 बसों का संचालन किया जाना था, लेकिन मेला प्रशासन की लापरवाही के चलते बसों का संचालन नहीं हो सका और अब 12 अप्रैल और 14 अप्रैल को होने वाले शाही स्नानों को लेकर शटल सेवा की 700 बसें चलाई जाएंगी और यह बसें रेलवे स्टेशन और पार्किंग से श्रद्धालुओं को घाटों पर ले जाएंगी। और आपको ये भी बता दें कि बसें श्रद्धालुओं को वापस भी छोड़ेंगी। यहाँ आईजी कुंभ मेला के निर्देश पर बसों के रूट निर्धारित किए जा रहे हैं और यहाँ बसों के चालक और परिचालक के खाने और ठहरने की व्यवस्था भी परिवहन निगम की करनी पड़ेगी। और ऐसे में उन्होंने बताया कि बसें 10 और 15 के बीच कार्यशाला में नहीं जाएंगी और बस अड्डा भी ऋषिकुल में बना दिया जाएगा। उधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के नाम एक और रिकॉर्ड हो गया है और ऐसे में गरीबों और बीमारी की मदद करना सीएम योगी के नाम किया गया। और इस बीच गरीबों की मदद कर रहे सीएम योगी उन्होंने बताया कि उन्होंने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ बताया गया है कि गरीबों और बीमारों की मदद करने में उन्होंने सभी मुख्यमंत्री को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ योगी इस मामले में अब यूपी के नंबर 1 सीएम बन गए हैं।
यहाँ आपको बता दें कि सीएम के विवेकाधीन कोष यानी फंड से लोगों की मदद करने का नियम रहा और इससे वे किसी भी हद तक जाकर मदद कर सकते हैं और ये फैसला मुख्यमंत्री की विवेक पर होता है। और पिछले 4 सालों में योगी सरकार ने इस फंड में 1001 करोड़ रुपए की मदद दी है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने विवेकाधीन कोष के तहत पिछली सरकारों से कई गुना ज्यादा गरीबों और गंभीर रोगियों की मदद की है। तो यहाँ सीएम ऑफिस की तरफ से इस फंड को जाकर ब्यौरा जारी किया जाएगा और योगी ने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4 साल में गरीबों और बीमारों को 10 अरब रुपए दिए। तो यहाँ अखिलेश सरकार के 5 साल में 42,508 लोगों को 552 करोड़ ही दिए गए थे। तो यहाँ मायावती के सीएम रहते हुए 5 साल में बहुत कम लोगों की सहायता मिल पाई। आंकड़ों की बात करें तो बहन जी की सरकार में बस 18,462 लोगों को 84 करोड़ रुपए दिए। तो यहाँ 4 साल में 10 अरब करोड़ रुपए की सहायता की गई। तो यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा गरीबों की मदद की जा रही है। तो यहाँ बताया भी जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीबों की मदद करते हुए सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। उधर यूएस कैपिटल में फायरिंग की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने इलाके को सील कर दिया और इस बीच बताया जा रहा है कि पुलिस ने कहा कि इमारतों को बाहरी खतरे के कारण बंद किया गया और साथ ही स्टाफ के सदस्यों को बताया गया कि वे अंदर या बाहर नहीं जा सकते। और न्यूज एजेंसी के अनुसार यूएस कैपिटल बिल्डिंग के पास एक गाड़ी ने 2 पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और जिसके बाद खतरे को देखते हुए यूएस कैपिटल बिल्डिंग को बंद कर दिया गया और एक संदिग्ध भी मारा गया। और इसमें घटना में जानकारी मिली कि इस घटना के बाद पुलिस ने कैपिटल कॉम्प्लेक्स के बैरिकेड के पास गोलियां चलाई, जिसमें एक संदिग्ध को गोली लगी है। तो यहां बताया जा रहा है कि इलाके में गोलीबारी के बाद पुलिस ने शुक्रवार दोपहर यूएस कैपिटल को बंद कर दिया गया था और यहां पुलिस का कहना है कि सभी कैपिटल बिल्डिंग्स को बाहरी सुरक्षा खतरे के चलते बंद कर दिया गया था। तो यहां कर्मचारियों से कहा गया कि वे इमारतों में एंट्री या एग्जिट नहीं कर सकते। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसी वीडियो सामने आई है जहां 1000 बार सोचने पर भी मजबूर कर देगा। तो शायद हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ इस बीच थूककर रोटी बनाने का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां उत्तर प्रदेश के शामली में शहर कोतवाली क्षेत्र के चौक स्थित थूककर रोटी बनाते हुए एक युवक का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। वहीं वीडियो में दिखाया जा रहा है कि तंदूर में रोटी लगाने से पहले युवक उस पर थूक रहा था। उधर बीजेपी नेताओं की तरफ से इस मामले में कोतवाली पहुंचकर शिकायत दिए जाने के बाद पुलिस ने होटल के 2 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया और इस दौरान एसपी का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर यूपी के मेरठ से है, जहां सरधना में ट्यूशन पढ़ने जा रही 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं परिजनों का कहना है कि आरोप है कि 4 लोगों ने लड़की के साथ गैंगरेप कर उसे जहर पिलाया और इसी के बाद परिजन युवती को अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी मौत हो गई। और इस कड़ी में सपा नेता अनुराग भतौरिया ने घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। तो यहाँ यूपी सरकार अपराधों को कंट्रोल करने में असमर्थ है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, कहाँ है पुलिस का इकबाल? लगातार बच्चियों पे अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है, बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, गैंग रेप हो जा रहा है बच्चियों के साथ। ये कोई पहली घटना, लगातार घटना चली जा रही है। अभी एक पति के सामने पत्नी के साथ अन्याय हुआ, इसके पहले हापुड़ में एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ था। लगातार बच्चियों के साथ अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है घटनाएं। आखिर कहाँ है आपका रोमियो स्कर्ट, कहाँ है आपका शक्ति मिशन, किधर चला गया? सिर्फ जाति धर्म की राजनीति करेंगे कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सम्मान भी रोक पाएंगे? मुझे लगता है जिस प्रदेश के अंदर में इस तरह की घटनाएं हो रही हों और महिलाओं के अत्याचार में प्रदेश नंबर 1 की तरफ अग्रसित हो, इससे ज़्यादा शर्म की बात किसी। यूपी के बिजनौर में 2 पक्षों में मारपीट मामले में मौत का मामला सामने आया है, जहां मारपीट होने के बाद इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। तो यहां परिजनों ने थाने के गेट पर शव रखकर हंगामा किया और इस बीच बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो यहां बिजनौर के थाना बड़ापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और मारपीट की 24 मार्च की ये पूरी खबर है।
साथ? भाई साहब देख लो, अन्य अत्याचारी हो गए बेचारे के साथ, वो चला गया दुनिया से छोड़ के। क्या हुआ था? क्या हुआ था? लड़ाई पीट हुई थी इनकी दोनों की। बताओ, पूरी डिटेल बताओ। बता दी मैंने, अब बताओ कैसे कैसे हुई, कहाँ ले गए, क्या हुआ? जब उसके चोट लगी उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए अपने भाई को, इलाज कराया। उन्होंने बोला ऑपरेशन कराना, ऑपरेशन कराया। अब बताओ, सुबह 5 साढ़े 3 बजे खत्म हुआ बेचारा वो। झगड़ा हुआ था। किससे हुआ? पंसारी से। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ इन्होंने बताई ना आती हम सब। फिर हम ना हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए थे राजकुमार के, मुँह ऑपरेशन हो गया था इनका। फिर लेते ये फिर तो ये रात खत्म हो गई है। अभी क्या चाहते हो? अभी क्या चाहते हैं हम तो इंसाफ चाहोगे, जो सब वो मार कर जो भजा। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और ऐसे में भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का आंकड़ा 1,23,00,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं कोरोना का प्रकोप सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के मुंबई में देखने को मिल रहा है और दूसरी बार रफ्तार पकड़ ली। तो यहाँ इस बीच खबर सामने आ रही है कि संगीतकार बप्पी लहरी और अभिनेत्री आलिया भट्ट के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब अभिनेत्री कांची सिंह भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। और इस बात की जानकारी अभिनेत्री कांची सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी। उन्होंने अपने दोस्तों, फैंस और शुभ चिंतकों को सूचित करते हुए बताया कि दुर्भाग्य से उन्हें कोरोना संक्रमित हो गया। तो यहाँ आपको बता दें कि यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अभिनेत्री कांची सिंह कोरोना संक्रमित पाई गई है। मौसम विभाग ने राजस्थान के आगामी 48 घंटे में राज्य के अनेक हिस्सों में गर्म हवाई यानी कि लू चलने की चेतावनी जारी की है। तो यहाँ विभाग ने कहा कि इसी के साथ ही अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो यहाँ मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को राज्य के कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और जालोर समेत अनेक जिलों में कहीं कहीं भीषण लहर और लू चलने या येलो अलर्ट जारी है। और मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि फिलहाल ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। आगामी 2-3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 5 और 6 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पश्चिमी राज्य के जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर जैसे कई जिलों में प्रभाव देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि इससे पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग में धूल भरी तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है। तो यहाँ 6 अप्रैल को जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में तेज अंधेर के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने और मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना। अब देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।